जब आप आर्कटिक सुनते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? बर्फ, पोलर बियर्स या ग्लेशियर्स? आइए थोड़ा इससे ऊपर चलते हैं। आर्कटिक सिर्फ बर्फ का डेजर्ट नहीं है, ये है एक छुपी हुई दुनिया जहां फ्यूचर ग्लोबल पावर का असली राज छुपा है। और इंडिया, जी हां, भारत इस रेस में अपना कदम रख चुका है। पर क्यों? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबके साथ एंकर कशिश। दोस्तों, भारत की आर्कटिक से ना जियोग्राफी मिलती है और ना बॉर्डर। हजारों मील दूर हमारा क्या लेना देना। आइए समझते हैं, यहाँ बर्फ के नीचे छुपा है दुनिया का अनडिस्कवर्ड ऑयल, नेचुरल गैस, रेयर अर्थ मिनरल्स, जो आने वाले 100 साल की टेक्नोलॉजी का फ्यूचर डिफाइन करेंगे। और सुनिए, नासा के डाटा के मुताबिक आर्कटिक सी आइस हर डेकेड में 13% के रेट से श्रिंक हो रही है। इसका मतलब है कि 2035 तक आर्कटिक सी समर्स आइस फ्री हो सकते हैं। मतलब समर्स में वहां कोई बर्फ ही नहीं होगी। आर्कटिक आइस के पिघलने का मतलब सिर्फ सी लेवल का राइज होना ही नहीं है, उसका मतलब है ट्रेड रूट्स का खुलना, ओशन में शिप्स के लिए नए रास्ते, कुछ ट्रेवल टाइम कम कर देंगे और कुछ बढ़ा देंगे। आइस पिघलने की वजह से खुल रहा है नॉर्दर्न सी रूट, जो यूरोप और एशिया के बीच का सफर 40% कम कर देता है। इसका मतलब है कि मैलेका स्ट्रेट जैसे चोक पॉइंट का इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा। मैलेका स्ट्रेट, जिस रास्ते से इंडिया का 80% ऑयल आता है, मैलेका स्ट्रेट, इसकी इंपॉर्टेंस आगे डिटेल में समझेंगे। पहले समझते हैं कि आर्कटिक गर्म हो रहा है सिर्फ टेम्परेचर में नहीं, राजनीति में भी। पिघलती हुई बर्फ खोल रही है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के रिसोर्सेज का दरवाजा, और साथ ही साथ खुल रहे हैं नए समुद्री रास्ते जो ग्लोबल ट्रेड का नक्शा बदल सकते हैं। रेस शुरू हो चुकी है, रशिया, अमेरिका, चाइना, कनाडा, और अब भारत भी इस बर्फ के मैदान पे कदम रखने जा रहा है। दोस्तों, एक वक्त था जब आर्कटिक अनरीचेबल जगह थी। इंसानों के लिए ये थी सिर्फ एक सफेद, सुनसान और खामोश दुनिया। लेकिन क्लाइमेट चेंज ने इस गेम को बदल दिया। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, वैसे वैसे बर्फ पिघल रही है, और साथ ही खुल रहे हैं वो खजाने जो शायद पूरी दुनिया के फ्यूचर का फैसला करेंगे। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक आर्कटिक के नीचे दुनिया का 13% ऑयल है, जो अब तक बिल्कुल अनटच्ड है। 13% ऑयल, यानी अगर हम इराक को देखें, जिसे पहले से टॉप ऑयल रिच देश के रूप में जाना जाता है, उसका प्रूवन ऑयल रिजर्व लगभग 145 बिलियन बैरल्स है, जो दुनिया के टोटल प्रूवन ऑयल का 8 या 9% बनता है। अगर हम कहें कि 13% अनडिस्कवर्ड ऑयल इस आर्कटिक रीजन में है, जो कि इराक के आज के रिजर्व से भी ज्यादा है, तो आप समझ सकते हैं आर्कटिक की इंपॉर्टेंस। फिर यहाँ दुनिया के 30% नेचुरल गैस रिजर्व्स छुपे हुए हैं। सोचिए, सिर्फ इस एक जगह पर दुनिया के 30% नेचुरल गैस रिजर्व्स मौजूद है। इतना गैस रशिया के टोटल प्रूवन गैस का लगभग 1.5 गुना। रशिया, जो कि नेचुरल गैस एक्सपोर्ट में किंग माना जाता है, उसके पास 37 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर्स गैस है। आर्कटिक में छुपे रिजर्व्स कुछ इतने ही या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इतना गैस रिजर्व, इसका मतलब है कि अगर इसे बेचा जाए तो छोटे देश, यानी जिनकी जीडीपी 50 बिलियन से कम है, जैसे नेपाल या भूटान, को अगले 150 से 200 साल काम करने की जरूरत नहीं। और इसके अलावा रेयर अर्थ मिनरल्स, जो कि आज के इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस सिस्टम और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए गोल्ड से भी ज्यादा कीमती है। यहाँ पाए जाते हैं क्रिटिकल अर्थ एलिमेंट्स, नियोडाइनियम, डायस्प्रोजियम, जो क्रिटिकल हैं ईवी बैटरीज, विंड टरबाइन और हाईटेक वेपन्स के लिए। और दोस्तों, ये सारा खजाना जो रिसोर्सेज के रूप में वहां मौजूद है, वो ऑफिशियली तो किसी का नहीं है। आर्कटिक रीजन बेसिकली कंट्रोल्ड बाय द आर्कटिक काउंसिल, एन इंटरगवर्नमेंटल बॉडी जिसमें 8 कंट्रीज है,
कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। और बात सिर्फ रिसोर्सेज की नहीं है, समुद्री रास्ते की भी है। नॉर्दर्न सी रूट जो मैंने पहले बताया, ये सब देखकर आर्कटिक एक नया जियोपॉलिटिकल बैटलफील्ड बन चुका है। रशिया अपने आइस ब्रेकर्स के साथ सबसे आगे है। अमेरिका अपने मिलिट्री बेसिस को आर्कटिक में एक्सपैंड कर रहा है। चाइना ने इसे पोलर सिल्क रोड का हिस्सा बना दिया है। और नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज जैसे डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड अपने मैरीटाइम राइट्स के लिए लड़ रही हैं। हर किसी को अपना हिस्सा चाहिए। आर्कटिक में प्रेजेंस का मतलब सिर्फ आज के लिए नहीं है, ये 2050 और उसके बाद के लिए है। भारत समझता है कि ये रीजन अगले 20 से 30 सालों में एक ग्लोबल कमर्शियल हाईवे बन जाएगा और जो भी इस गेम में शुरू से होगा उसके पास रूल्स बनाने का चांस होगा आगे जाकर। इसलिए इंडिया यहाँ इंटरेस्ट बढ़ा रहा है। भारत एक तेजी से बढ़ता हुआ एनर्जी कंज्यूमर है। आज हम दुनिया के सबसे बड़े क्रूड ऑयल इंपोर्टर्स में शामिल हैं, लेकिन इस इंपोर्ट का एक वीक पॉइंट है डिपेंडेंस। हमारी 80% ऑफ ऑयल सप्लाई एक लिमिटेड सेट ऑफ रूट्स और सप्लायर्स से आती है और इन रूट्स का सबसे बड़ा चोक पॉइंट है मैलेका स्ट्रेट। मैलेका स्ट्रेट एक नैरो समुद्री रास्ता है जो इंडियन ओशियन को पैसिफिक ओशियन से जोड़ता है। ये मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच से गुजरता है और इसकी लंबाई 890 किलोमीटर है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि दुनिया का लगभग 1/4 से ज्यादा मैरीटाइम ट्रेड यहाँ से गुजरता है। पर्शियन गल्फ से जो तेल और एलएनजी जापान, चाइना, साउथ कोरिया जाती है उसका 80% से ज्यादा यहाँ से क्रॉस होता है। दोस्तों, इंडिया का अपना ट्रेड भी इसी रास्ते से होता है। रास्ता बहुत पतला है, इसलिए एक शिप दूसरी शिप के बहुत करीब से गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो शिप्स को ऑस्ट्रेलिया के नीचे से घूमना पड़ेगा, जो कि 1000 किलोमीटर से ज्यादा का एक्स्ट्रा रूट बनता है। अगर कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ या शिपिंग डिसरप्ट हुई तो भारत और वर्ल्ड की इकोनॉमी सेकंड्स में फ्रीज हो सकती है। इसलिए आर्कटिक का एक ऑल्टरनेट रूट जिसे नॉर्दर्न सी रूट कहा जाता है, इस रिस्क को कम करता है और सप्लाई चेन को डाइवर्सिटी देता है। आर्कटिक सिर्फ ऑयल और गैस का ही नहीं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भी खजाना है। ये वो मेटल्स हैं जो स्मार्टफोन से लेकर मिसाइल सिस्टम्स तक हर जगह चाहिए। आज चाइना इनका सबसे बड़ा सप्लायर है और पूरी दुनिया इन मेटल्स के लिए चाइना पर डिपेंडेंट है, इवन भारत। लेकिन आर्कटिक एक नया सोर्स बन सकता है भारत के लिए। इसका मतलब है टेक्नोलॉजी और डिफेंस के लिए रॉ मटेरियल का ऑल्टरनेट सोर्स चाइना। दोस्तों, हमें पता है कि वो एक ड्रैगन है, उस पे हम भरोसा तो कर ही नहीं सकते। हिंदी चीनी भाई भाई नहीं हो सकते और गलवान के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि भारत अगर आर्कटिक काउंसिल का हिस्सा नहीं है तो हमें आर्कटिक में एंट्री कैसे मिलेगी। तो आपको बता दें कि 2013 में भारत ने आर्कटिक काउंसिल में ऑब्जर्वर का स्टेटस हासिल किया। मतलब हम सिर्फ देख नहीं सकते, डाटा हासिल भी कर सकते हैं, लेकिन रिसोर्सेज माइन नहीं कर सकते वहां से। ये ऑब्जर्वर स्टेटस भारत को एक डिप्लोमेटिक एज देता है, जहां सिर्फ आर्कटिक के डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स अलाउ होते हैं। 2014 से भारत ने अपना नेटवर्क बनाना शुरू किया। नॉर्वे के साथ जॉइंट रिसर्च शुरू की, जैसे हिमाद्री रिसर्च सेंटर, रशिया के साथ एनर्जी डायलॉग्स और नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज के साथ क्लाइमेट पार्टनरशिप्स। भारत के हिमाद्री स्टेशन में की गई रिसर्च सिर्फ वेदर पैटर्न और आइस मेल्टिंग तक लिमिटेड रिसर्च नहीं है। हम यहाँ करंट ओशियन, माइक्रोप्लास्टिक और आर्कटिक बायोडाइवर्सिटी पर भी काम करते हैं। इसका साइंटिफिक फायदा तो है ही, लेकिन एक पॉलिटिकल मैसेज भी है कि भारत आर्कटिक को एक्सप्लॉइट नहीं, प्रोटेक्ट करने के लिए भी यहाँ है। आर्कटिक की दुनिया बाहर से शांत लगती है, लेकिन सरफेस के नीचे एक साइलेंट पावर स्ट्रगल चल रहा है। यहाँ सिर्फ नेचर की फोर्सेस नहीं, सुपर पावर्स का क्लैश भी है और इस पावर स्ट्रगल में भारत को अपना रास्ता बनाना है। सबसे पहले रशिया, आर्कटिक का लगभग आधा कोस्टल एरिया उसके कंट्रोल में है। उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा आइस ब्रेकर फ्लीट है। आइस ब्रेकर फ्लीट यानी वो समुद्री जहाज जो बर्फ को तोड़ते हुए
समुद्र में आगे बढ़ सकता है। रशिया के पास 40 से ज्यादा शिप्स हैं और उनमें से कुछ न्यूक्लियर पावर्ड है, यानी वो 24/7 काम कर सकते हैं। और ये रशियन शिप्स सिर्फ ट्रांसपोर्ट का जरिया नहीं, ये पावर प्रोजेक्शन के सिंबल्स है। और कोई भी देश, इवन यूएसए, रशिया के फ्लीट के आसपास भी नहीं आते। रशिया आर्कटिक का किंग मेकर है। एनर्जी एक्सप्लोरेशन से लेकर नॉर्दर्न सी रूट के टोल कलेक्शन तक सब उसके हाथ में है। भारत के लिए इसका मतलब है कि आर्कटिक एक्सेस के लिए मॉस्को के साथ रिलेशन अच्छे रखना, जो कि भारत सालों से रखता आ रहा है। दूसरी तरफ है चाइना, जो कि भारत की तरह आर्कटिक का कोस्टल स्टेट नहीं है, ऑब्जर्वर है, लेकिन चाइना ने अपने आप को नियर आर्कटिक स्टेट डिक्लेयर कर दिया और उसने आर्कटिक को अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बना दिया है और नाम दिया पोलर सिल्क रोड। चाइना ये अच्छी तरह समझता है कि आर्कटिक के रिसोर्सेज अगर मार्केट में आ गए तो चाइना का बाजार बंद हो जाएगा। चाइना अग्रेसिवली रिसर्च सेंटर्स, शिपिंग रूट्स और एनर्जी डील्स सिक्योर कर रहा है। और फिर आता है नाटो। आर्कटिक में मिलिट्री ड्रिल्स, सर्विलेंस फ्लाइट्स और मैरीटाइम सिक्योरिटी के नाम पर प्रेजेंस बढ़ा रहा है। ये डायरेक्ट सिग्नल है कि ये रीजन सिर्फ कमर्स नहीं, डिफेंस स्ट्रेटजी का भी हिस्सा बन चुका है। आर्कटिक के स्टेक होल्डर्स सिर्फ नेशंस नहीं हैं, वो भी हैं जो हजारों सालों से इस फ्रोजन लैंड में रह रहे हैं। ऑयल ड्रिलिंग, शिपिंग और माइनिंग से इनका लाइफस्टाइल खतरे में है। भारत ने कमिट किया है कि वो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करेगा और वहां के फ्रेजाइल इकोसिस्टम की रिस्पेक्ट करेगा। ये सॉफ्ट अप्रोच भारत को एक पॉजिटिव आइडेंटिटी देती है, एक रिस्पॉन्सिबल प्लेयर जो सिर्फ अपना हिस्सा नहीं चाहता बल्कि रीजन के फ्यूचर को भी प्रोटेक्ट करना चाहता है। भारत के लिए यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज है कि इस कॉम्प्लेक्स वेब में अपने रिलेशंस बैलेंस करे। रशिया के साथ हिस्टोरिक डिफेंस और एनर्जी टायर्स हैं, अमेरिका के साथ इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप, नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज के साथ क्लाइमेट कोलैबोरेशन और चाइना के साथ कॉशियस एंगेजमेंट। भारत का एक गलत मूव और आर्कटिक एक्सेस खतरे में पड़ सकता है। इस स्ट्रैटेजी में पार्टनरशिप्स का रोल क्रिटिकल है। भारत को नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज के साथ क्लाइमेट रिसर्च का रिलेशन बरकरार रखना है, फिर रशिया के साथ आर्कटिक ऑयल और गैस प्रोजेक्ट्स पे काम करते रहना है। यानी ट्रम्प जितने मर्जी टैरिफ्स लगा ले, हम ऑयल तो रशिया से खरीदेंगे। हम ट्रम्प को छोड़ तो नहीं सकते, इसलिए यूएस कनाडा के साथ चाइना के ग्रोइंग फुटप्रिंट को भी बैलेंस रखना होगा। भारत की स्ट्रेटेजी का पहला पिलर है साइंस, जैसे क्लाइमेट चेंज, आइस मेल्टिंग पैटर्न्स, ओशियन करंट्स पर कटिंग एज रिसर्च। ये डाटा सिर्फ एकेडमिक नहीं, ये एक जियोपॉलिटिकल एसर्ट है, क्योंकि जो उसके आर्कटिक को समझता है वो उसके फ्यूचर का हिस्सा बन सकता है। दूसरा पिलर है टेक्नोलॉजी, जैसे भारत ने अपने सैटेलाइट से आर्कटिक मॉनिटरिंग स्टार्ट किया, वेदर फॉरकास्टिंग, रूट मैपिंग और रिसोर्सेज मैपिंग के लिए। ये इंफॉर्मेशन सिर्फ आर्कटिक काउंसिल में क्रेडिबिलिटी नहीं देता बल्कि ट्रेड और एनर्जी प्लानिंग में भी एडवांटेज देता है। तीसरा पिलर है डिप्लोमेसी। आर्कटिक काउंसिल में ऑब्जर्वर होने के बाद भारत ने डेलिबरेटली पार्टनरशिप्स बिल्ड की, जैसे नॉर्वे के साथ मरीन बायोलॉजी और रशिया के साथ एनर्जी एक्सप्लोरेशन। ये एक सॉफ्ट पावर प्ले है। जब दूसरे देश मिलिट्री पेट्रोल्स से अपना प्रेजेंस दिखाते हैं, वहां भारत ट्रस्ट और कोऑपरेशन से अपना प्रेजेंस बनाता है। यही वजह है कि इन्वायरमेंटलिस्ट और इंडिजीनियस कम्युनिटीज भी इंडिया के अप्रोच को पॉजिटिव नजर से देखते। अगर नॉर्दर्न सी रूट मेन स्ट्रीम बन गया तो यूरोप मार्केट्स भारत के लिए 40% फास्टर एक्सेसिबल हो सकती है, मतलब कम फ्यूल कॉस्ट और ज्यादा प्रॉफिट और ग्लोबल ट्रेड में एक कॉम्पिटिटिव एज। ये एक इकोनॉमिक जैकपॉट होगा जो भारत के शिपिंग और एक्सपोर्ट सेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। आर्कटिक सिर्फ ट्रेड का नहीं, टेंशंस का भी सेंटर बन रहा है। नाटो और रशिया के बीच में फ्रिक्शन, चाइना की एग्रेसिव एंट्री और रिसोर्स कंपटीशन। अगर सिचुएशन हिटअप होती है तो भारत अपने न्यूट्रल साइंस ड्रिवन इमेज के साथ मीडिएटर बन सकता है, और अगर वो रोल सक्सेसफुली प्ले होता है तो भारत का ग्लोबल स्टैंडिंग
नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगा। आर्किटेक्ट के नीचे छुपी एनर्जी और रेयर अर्थ रिजर्व्स का मतलब है सिक्योरिटी फॉर डेकेड्स। अगर भारत इन प्रोजेक्ट्स पर टाइमली पार्टनरशिप करके स्टेक ले ले तो ऑयल, गैस और रेयर मिनरल्स के लिए इंपोर्ट की डिपेंडेंसी काफी कम हो सकती है। आर्किटेक्ट एक चेस बोर्ड है और इंडिया का हर मूव कैलकुलेटेड है। मिलिट्री बेसिस नहीं लेकिन रिसर्च सेंटर्स, वॉरशिप्स नहीं लेकिन आइस डाटा सैटेलाइट। ये है इंडिया का साइलेंट गेम। जय हिंद।